हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू ब्रिलियंट ब्रेन्स। आज के वीडियो लेक्चर के अंदर हम कवर करेंगे चैप्टर नंबर 1 क्लास 10 हिस्ट्री, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप मीन्स यूरोप के अंदर राष्ट्रवाद का उदय। इससे पहले के वीडियो लेक्चर के अंदर मैंने आपको जर्मनी के यूनिफिकेशन के बारे में बताया था कि किस तरीके से लिबरल्स जो हैं फ्रैंकफर्ट में इकट्ठे होते हैं सेंट पॉल चर्च के अंदर और वे कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करते हैं जर्मनी के लिए, और किस तरीके से जो पर्शियन किंग है उसको रिफ्यूज कर देता है कॉन्स्टिट्यूशनल हेड बनने के लिए, और आफ्टर देन ओटो वॉन बिस्मार्क रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है जर्मनी के यूनिफिकेशन की, और 7 ईयर तक वॉर फाइट करने के बाद वो लास्ट में जर्मनी का यूनिफिकेशन कर देता है। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि इफ यू आर न्यू फॉर द चैनल काइंडली लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन आल्सो सो दैट यू कैन गेट नोटिफिकेशंस फॉर द न्यू वीडियोस। लेट्स प्रोसीड अहेड, कम टू द पॉइंट। द यूनिफाइड इटली, यूनिफाइड इटली के बारे में जैसे जर्मनी का यूनिफिकेशन होने का, एकीकरण होने का रास्ता आसान नहीं था, बहुत सारे पड़ावों से उन्हें गुजरना पड़ा, ऐसे ही इटली के लिए भी इजी नहीं था एकीकरण करना। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें ये जानना जरूरी है कि उसका एकीकरण क्यों करना पड़ा इटली का, जो कि आज के टाइम में इटली के नाम से यूरोपियन कंट्रीज में जाना जाता है। वो ऐसे कैसे ज्योग्राफिकल एरिया में डिवाइड था कि उसको यूनिफिकेशन की, एकीकरण की आवश्यकता थी। तो क्या था कि ये देखिए, ये मैप है इटली का जो कि प्रेजेंट टाइम में भी है, लेकिन पहले 19th सेंचुरी की हम यहाँ बात कर रहे हैं, जब यूनिफिकेशन हो रहा था इटली के लिए, प्रोसेस चला हुआ था, तो उस टाइम पे ये पूरा इटली 7 स्टेट्स के अंदर डिवाइडेड था, और इन 7 स्टेट्स के ऊपर 4 डायनेस्टीज के किंग रूल करते थे, या मोनार्की सिस्टम इनके ऊपर था, 4 डायनेस्टीज से वो बिलोंग करते थे। ठीक है, तो सबसे पहले हम नॉर्थ से स्टार्ट करते हैं। जो नॉर्थ पोर्शन था इटली का, ये ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग एम्पायर के अंदर आता था। मीन्स जितना भी एरिया, छोटे छोटे किंगडम जितने भी इंक्लूडेड थे इसके अंदर, वो हैब्सबर्ग एम्पायर के नाम से जाने जाते थे, ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग एम्पायर। अब ये सेंट्रल पोर्शन है इटली का, जो सेंटर का एरिया था वो पोप रूलर्स के द्वारा रूल्ड किया जाता था, और इसको पोपल स्टेट के नाम से जाना जाता था, सेंट्रल पोपल स्टेट। नेक्स्ट जो है साउदर्न एरिया, साउदर्न एरिया को मेनली किंगडम ऑफ 2 सिसिलीज के नाम से जाना जाता है, और यहाँ पे स्पेन के बर्बन डायनेस्टी के किंग थे, जो जिनके अंडर ये सारा एरिया आता था। मीन्स स्पेन के बर्बन डायनेस्टी के किंग्स के अंडर ये रूल किया जाता था। आफ्टर देन है वेस्ट साउदर्न पार्ट के अंदर था सर्डिनिया पिडमोंट। जो सर्डिनिया पिडमोंट है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट, अपनी इम्पोर्टेंस रखता है इटली के यूनिफिकेशन के अंदर। किस तरीके से रखता है कि ये सिर्फ एक इकलौता एरिया ऐसा था जो कि इटालियन राजघराने से के द्वारा राज इसके ऊपर किया जाता था। मीन्स यहाँ का जो राजा था जिसका नाम था एमिलियन सेकंड, वो इटली का रहने वाला था। सिर्फ एक इकलौता इटालियन राजघराना था जो कि इस एरिया के ऊपर राज करता था, और इसका नाम था सर्डिनिया पिडमोंट। अब देखते हैं कि यूनिफिकेशन का प्रोसेस कैसे चलता है। मैंने आपको पहले की वीडियो लेक्चर के अंदर बताया था कि रिवोल्यूशनरीज का दौर आया था एक बार, मीन्स क्रांतिकारी टाइम आया था। वो किस तरीके से हो रहे थे, सीक्रेट सोसाइटीज बना रहे थे। कब बनाई थी उन्होंने सीक्रेट सोसाइटी, जब कंजर्वेटिस्ट ने क्या कर दिया था, दोबारा से मोनार्की सिस्टम वियना ट्रीटी के बाद एस्टेब्लिश कर लिया था, स्थापित कर लिया था। तो उस टाइम पे हमने किसका नाम सुना था, गिसेपी मेजेनी का नाम सुना था। वो क्या था, इटालियन रिवोल्यूशनरी था, पॉलिटिकल पर्सन था और जर्नलिस्ट था, जिसने कि स्प्रेड करने के अंदर रिवोल्यूशनरी थॉट स्प्रेड करने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अब पॉइंट क्या आता है कि गिसेपी मेजेनी कहाँ का था, इटली का था। आपने देखा था कि उसको क्या कर दिया गया था, एक्साइल दे दिया गया था, देश निकाला दे दिया गया था। तो यहाँ पर पर्सनैलिटीज इन यूनिफिकेशन ऑफ इटली, कि इटली के एकीकरण में किन किन शख्सियतों ने, व्यक्तित्वों ने बहुत ज्यादा भूमिका निभाई है, अपना कंट्रीब्यूशन दिया है, उनके बारे में हम स्टेप बाय स्टेप कवर करेंगे, और किस तरीके से वो इटली का एकीकरण करते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत की थी गिसेपी मेजेनी ने। 1830 से 1848 तक का टाइम जब हमने पढ़ा था, उसके अंदर गिसेपी मेजेनी का जिक्र होता है। रिवोल्यूशनरी था, 24 साल की उम्र में ही वो सीक्रेट सोसाइटी ज्वाइन कर लेता है, और उसने क्या बनाया था, यंग इटली के नाम से मर्सेल्स के अंदर एक सीक्रेट सोसाइटी बनाई थी, और यंग यूरोप के नाम से बर्नी के अंदर दूसरी सीक्रेट सोसाइटी बनाई थी, जिसके अंडर उसने लोगों को अवेयर करने के लिए इटली का एकीकरण करने के लिए पूरे प्रयत्न
किए, बट अनफॉर्चुनेटली ही वॉज फेल्ड, वो सक्सेस नहीं हो पाया इस चीज के अंदर। आफ्टर देन कौन जिम्मा लेता है गिसेप मेज़ेनी के बाद इटली के एकीकरण का? किंग वेक्टर एम्यूनुअल सेकंड, जो कि कहाँ का किंग होता है? इस सर्डिनिया पिडमोंट का वो किंग होता है, जो कि राजघराना कहाँ का था? इटली का ही राजघराना था। ठीक है, तो सर्डिनिया पिडमोंट का जो किंग होता है वेक्टर एम्यूनुअल सेकंड, अब वो जिम्मेदारी लेता है इसको एकीकरण करने की। जैसे प्रूशिया का किंग आगे आया था कि मैं जर्मनी का एकीकरण करूंगा, ऐसे ही वो आगे आता है और स्टेप उठाता है, सीक्रेट सोसाइटी को, रिवोल्यूशनरीज को सपोर्ट करता है इटली के एकीकरण के अंदर। अब उसका साथ कौन देता है? चीफ मिनिस्टर कैवोर। चीफ मिनिस्टर कैवोर किसका मिनिस्टर है? वो एम्यूनुअल सेकंड का ही मिनिस्टर है। अब उसकी हेल्प से वो इटली के एकीकरण को आगे बढ़ाता है। कैसे बढ़ाता है? देखिए, जो ये मिनिस्टर था ना कैवोर, इसका गुड रिलेशंस विद फ्रेंड्स के साथ बहुत अच्छे इसके संबंध थे। तो वो एक मीन्स ट्रीटी करता है, समझौता करता है फ्रेंड्स के साथ, क्योंकि शाही घराने से ही काफी अच्छे रिलेशंस थे इसके। तो ये समझौता करता है फ्रेंड्स के साथ, और वो उसकी आर्मी की हेल्प से विद हिज एफर्ट्स ऑस्ट्रियन फोर्सेस इन 1859 वो डिफीट कर देता है ऑस्ट्रियन फोर्सेस को 1859 के अंदर। किसकी हेल्प से? विद द हेल्प ऑफ फ्रांस आर्मी। उसकी खुद की भी होती है, जो सर्डिनिया पिडमोंट के अंदर होते हैं वो उनका अपना राज होता है, वहां की भी आर्मी होती है, प्लस रिवोल्यूशनरीज जो कि लिबरल मेनली थे, जो मिडिल क्लास के प्रोस्पेरस पर्सन थे, वो भी इंक्लूड होते हैं, प्लस वो फ्रांस के भी रिवोल्यूशनरी और मोनार्क दोनों की उसको सपोर्ट मिलती है। तो ऑस्ट्रेलियन घराने को वो यहाँ से डिफीट कर देता है। कब करता है? 1859 के अंदर। नेक्स्ट वो क्या कहता है? ही वॉज नीदर अ रिवोल्यूशनरी नॉर अ डेमोक्रेटिक, ना तो वो रिवोल्यूशनरी था कि समाज के अंदर कोई बदलाव लेके आना चाहता था, और ना ही वो डेमोक्रेटिक था कि वो मोनार्की सिस्टम को हटा के रिपब्लिक और डेमोक्रेसी कंट्री के अंदर लेके आना चाहता था। तो वो फिर ऐसा क्यों कर रहा था? बिकॉज ही वॉज द चीफ मिनिस्टर ऑफ एम्यूनुअल सेकंड। अब चीफ मिनिस्टर जो होते हैं राजा के कहे अनुसार चलते हैं, उसको नहीं लग रहा था कि कुछ गलत हो रहा है, तो उसने अपने बेस्ट एफर्ट डाले उसको सपोर्ट करने के लिए। अब उसके फ्रेंड्स के साथ अच्छे रिलेशन थे, तो उसने डिप्लोमेसी मीन्स समझदारीपूर्ण तरीके, नैतिकतापूर्ण तरीकों को अपनाया, तर्कसंगत तरीकों को अपनाया और फ्रेंड्स को अपने फेवर में करके 1859 के अंदर वो ऑस्ट्रियन घराने को हरा देता है। नेक्स्ट वो क्या कहता है? उसके बाद आता है गिसेपी गैरिबाल्डी। गिसेपी गैरिबाल्डी किस तरीके से मीन्स एकीकरण के प्रोसेस को आगे बढ़ाता है? विद द सपोर्ट ऑफ लोकल पीजेंट्स ही वाज सक्सेसफुल टू ड्राइव आउट स्पेनिश रूलर फ्रॉम साउदर्न इटली 1861। 1861 के अंदर गिसेपी गैरिबाल्डी क्या करता है कि जो आर्मी होती है उसकी सपोर्ट इतनी ज्यादा नहीं लेता, लेकिन जो रिवोल्यूशनरीज होते हैं और जो वेपन्स का यूज करना जानते हैं, आर्म्ड रिवोल्यूशनरीज जो होते हैं, उनकी वो सपोर्ट लेता है। प्लस वो जो पीजेंट्स होते हैं, क्योंकि मेनली जो सोसाइटी थी पूरे यूरोपियन कंट्रीज में जो बहुत ज्यादा पॉपुलेशन थी, वो किसकी थी? पीजेंट्स, लेबरर्स, हम पढ़ते आए शुरू से, वो थे। तो क्या करता है कि आर्मी की हेल्प ना लेकर रिवोल्यूशनरीज की हेल्प लेता है, प्लस पीजेंट्स की हेल्प लेता है। क्योंकि वो लोकल बेस से जुड़े हुए होते हैं, उन्हें हर चीजों का नॉलेज होता है, और वो नॉलेज किसी भी वॉर की स्ट्रेटेजी को फॉलो करने के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहता है। तो पीजेंट्स की हेल्प से वो क्या करता है कि जो स्पेन के ये किंग थे 1861 के अंदर, इनको डिफीट करने के में वो क्या हो जाता है? सक्सेस हो जाता है। और जो किंगडम ऑफ टू सिसिलीज था वो भी किसके अंडर आ जाता है? सर्डिनिया पिडमोंट के अंदर ये आ जाता है। तो यहां से भी वो सक्सेस कर लेता है इन सब चीजों को। यहाँ पे पॉइंट ये है कि विद द हेल्प ऑफ पीजेंट्स मेनली, बहुत ज्यादा स्पोर्ट्स उन्होंने उसको किया था। अब क्या कहते हैं कि इलिटरेसी वाज वेरी हाई, अनअवेयर ऑफ लिबरल नेशनलिस्ट आइडियोलॉजी। अब देखिए यूनिफिकेशन इटली का हो जाता है, स्टेप बाय स्टेप में ये सारे इटली को क्या कर देते हैं? एम्यूनुअल सेकंड, मिनिस्टर कैवोर और गिसेपी गैरिबाल्डी मिलकर पूरे इटली को सर्डिनिया पिडमोंट के अंडर कर लेते हैं। टाइम प्रोसेस लगता है, अलग अलग ईयर्स के अंदर इसका यूनिफिकेशन होता है। जैसे 1859 के अंदर ऑस्ट्रियन एम्पायर जाता है, 1861 के अंदर स्पेन एम्पायर जाता है, इसलिए अलग अलग टाइम फेज में अलग अलग इसको ये एकीकरण कर लेते हैं। अब क्या होता है कि पूरे इटली का किंग कौन बनाया जाता है? ये
किंग विक्टर एमेनुअल सेकंड पूरी जो फ्री इटली हो जाती है, यूनिफाइड इटली हो जाती है, उसका किंग इसको बनाया जाता है। 1 मार्क क्वेश्चन बनता है इंपोर्टेंट कि हु वाज द एम्परर ऑफ द यूनिफाइड इटली, दैट इज किंग विक्टर एमेनुअल सेकंड। आप कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे इस क्वेश्चन का रिप्लाई डालेंगे कि हु वॉज द किंग या एम्परर ऑफ द यूनिफाइड इटली। और वीडियो लेक्चर को लास्ट तक पूरा देखिए ताकि आपको पूरा कुछ समझ में आए। कभी भी वीडियो लेक्चर को हाफ तक देख के नहीं छोड़ देना चाहिए, ठीक है। तो अब क्या आता है कि इलिटरेसी वॉज वेरी हाई। जो मेन सोसाइटी थी वो किससे बनी हुई थी, पीजेंट से बनी हुई थी। वो इतने हाई लेवल तक इलिटरेट थे, अनपढ़ थे कि वो जो चीजें हैपन हो रही थी ना उनको समझ ही नहीं आ रही थी कि रिवोल्यूशन क्यों हो रहा है। उस टाइम पे जब इटली का एकीकरण हुआ तो उसको नाम दिया गया इटालिया का, कि वो प्रोसेस जो था उसको इटालिया नाम दिया गया। और वो जो किसान जो कि ये कौन था हमारा गिसेपी गैरिबाल्डी, इसको सपोर्ट कर रहे थे। सपोर्ट तो वो कर रहे थे पूरा, मतलब जितना उनका बेस्ट लेवल तक वो एफर्ट डालते हैं उसके अंदर, लेकिन उस टाइम तक भी उनको ये नहीं पता था कि वो ये कर क्यों रहे हैं। उस टाइम पे जब प्रोसेस चला इटली के यूनिफिकेशन का, तो उसको इटालिया का नाम दिया जा रहा था कि वी आर कन्वर्टिंग इटली इनटू इटालिया। तो उसके लिए हम प्रोसेस करें। वो क्या सोचते थे, वो जो पीजेंट्स लोग थे, कि इटालिया क्या है, ला इटालिया नाम दे रखा था उन्होंने खुद के लिए। वैसे तो रिवोल्यूशनरीज इटालिया बोलते थे, लेकिन उन्होंने क्या नाम दिया, ला इटालिया। और ला इटालिया को वो क्या पर्सनैलिटी सपोज कर रहे थे कि वो विक्टर एमेनुअल की वाइफ है जिसको छुड़ाने के लिए सारा कुछ किया जा रहा है। तो इस हद तक वी कैन से इलिटरेसी की वजह से मतलब सपोर्ट तो मिला, बट सेलिब्रेशन किस चीज के लिए हो रहे हैं। जब विक्टर एमेनुअल को सेकंड को किंग बनाया गया तो वो ये नहीं समझ पाए कि सेलिब्रेशन हो किस चीज के लिए रहा, बट उनका जो सपोर्ट है उसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। आई होप कि इटली का यूनिफिकेशन आपको इंटरेस्टिंग भी लगा होगा और क्लियर भी हो गया होगा। दीज आर द मेन पर्सनैलिटीज। इनके ऊपर करेक्टर स्केच भी आता है, मीन्स टू से इनकी पर्सनैलिटी को डिस्क्राइब करने के ऊपर क्वेश्चन भी आता है। इस चैप्टर में से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, आते रहे हैं सीबीएसई एग्जाम्स के अंदर, बिकॉज इट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर। तो कंसेप्ट बहुत अच्छे से समझना इसका हर एक वीडियो लेक्चर के थ्रू। तो कौन कौन सी पर्सनैलिटीज है, गिसेपी मेजेनी, किंग विक्टर एमेनुअल सेकंड, चीफ मिनिस्टर कावोर एंड गिसेपी गैरिबाल्डी, ये सारी इटली से रिलेटेड है। एक और पर्सनैलिटी है जिसका नाम क्या है, ओटो वॉन बिस्मार्क, उसके ऊपर भी कैरेक्टर स्केच आ सकता है, बट ये चारों इटली से रिलेटेड है और वो किससे, प्रूसिया से रिलेटेड है। आपको इनकी सारी लाइफ हिस्ट्री, इवेंट्स क्या क्या किए इन्होंने, क्या क्या कंट्रीब्यूशन दिया, वो आपको याद होने चाहिए। देन यू विल नेवर गेट एनी डिफिकल्टी इन राइटिंग द आंसर ऑफ दीज क्वेश्चंस। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हम यूनिफिकेशन ऑफ ब्रिटेन के बारे में पढ़ेंगे। दैट इज यूनिक, वी कैन से एज अ स्टोरी वी विल डू दैट। बहुत ही इंटरेस्टिंग है वो भी कि कैसे यूनिफिकेशन होता है ब्रिटेन का। टिल देन कीप वॉचिंग, एंड अगेन इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब द चैनल, kindly do that and share also the videos. Thank you.